वर्नर हाइजेनबर्ग एक जर्मन सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे जो क्वांटम मैकेनिक्स में अपने मूलभूत योगदान के लिए जाने जाते हैं। उनके द्वारा दिए गए अनिश्चितता सिद्धांत अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अब क्वांटम मैकेनिक्स की एक आधारशिला माना जाता है। गणित में बेहद रुचि रखने वाले वर्नर हाइजेनबर्ग भौतिकी की ओर अपने स्कूल के अंतिम दिनों में आकृष्ट हुए और फिर ऐसा कर गए जिसने प्रचलित भौतिकी की जड़ें हिला दी। वे कितने प्रतिभाशाली रहे होंगे और उनके कार्य का स्तर क्या रहा होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि जिस क्वांटम यांत्रिकी को उन्होंने मात्र 23 की उम्र में गढ़ा, उसके लिए उन्हें मात्र 31 वर्ष की उम्र में ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने मौलिक चिंतन से हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत को उन्होंने इस प्रकार बताया, ये पता कैसे चलेगा कि कोई पार्टिकल कहाँ है? उसे देखने के लिए हमें उस पर प्रकाश डालना पड़ेगा, अर्थात हमें उस पर फोटोन डालने होंगे। जब फोटोन उस पार्टिकल से टकराएंगे तब उस टक्कर के परिणाम स्वरूप कण अर्थात पार्टिकल की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। इस तरह हम उसकी स्थिति को नहीं जान पाएंगे क्योंकि प्रेजेंट स्थिति को जानने के क्रम में हमने उसकी करंट पोजीशन में परिवर्तन कर दिया। वर्नर कार्ल हाइजेनबर्ग का जन्म 5 दिसंबर 1901 को जर्मनी के वुर्ज़बर्ग शहर में एक पढ़े लिखे और समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता ऑगस्ट हाइजेनबर्ग एक स्थानीय स्कूल में शिक्षक थे। वर्नर के जन्म के कुछ ही समय बाद उनके पिता की पदोन्नति हुई और वे कॉलेज लेक्चरर बन गए और बाद में म्यूनिख विश्वविद्यालय में मध्यकालीन तथा आधुनिक ग्रीक भाषा और साहित्य के पहले पूर्णकालिक प्रोफेसर बने। वर्नर की मां एनी वेकलिन भी ग्रीक क्लासिक्स और सांस्कृतिक इतिहास की गहरी समझ रखती थीं। पुरातन साहित्य और संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले वर्नर के माता पिता ने उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई म्यूनिख के मैक्सिमिलियन जिम्नेजियम में करवाई, जहां पर विज्ञान और गणित से ज्यादा शारीरिक शिक्षा तथा क्लासिक्स की पढ़ाई पर ज्यादा जोर दिया जाता था। लेकिन इससे उलट वर्नर ने स्कूली परीक्षा में शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन और जर्मन भाषा को छोड़कर सभी विषयों में बढ़िया प्रदर्शन किया और गणित और भौतिकी में पूरे स्कूल में प्रथम स्थान भी हासिल किया। हालांकि वर्नर को सेलो और पियानो बजाने में गहरी दिलचस्पी थी, इसीलिए वे बड़े होकर संगीत के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते थे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण जब उनकी स्कूली शिक्षा में रुकावट पैदा हुई तो वर्नर ने जमकर सेल्फ स्टडी किया। गणित में उनकी रुचि अद्भुत थी। कहा जाता है कि जब वो एक मामूली स्कूली छात्र थे तब कॉलेज में पढ़ने वाले अपने एक दोस्त को वर्नर गणित की ट्यूशन दिया करते थे। नवंबर 1918 में जर्मनी में क्रांति की शुरुआत हुई और जर्मनी में आर्थिक और राजनीतिक रूप से उथल-पुथल मच गई। हाइजेनबर्ग का परिवार भी इसकी चपेट में आ गया। उनके 45 वर्षीय पिता ने भी अपने देश की ओर से युद्ध में स्वेच्छा से भाग लिया, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से उनका परिवार दाने दाने का मोहताज हो गया, जिसकी वजह से वर्नर हाइजेनबर्ग को मजबूरन एक डेयरी फार्म में नौकरी भी करनी पड़ी। फार्म में उन्हें रोजाना सुबह उठना पड़ता था और उसके बाद देर रात तक बेहद थका देने वाले खेती बाड़ी से जुड़े काम करने पड़ते थे। खाली समय में उन्हें शतरंज खेलने और किताबें पढ़ने का शौक था। एक बार उन्हें महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो की किताब तिमाइस पढ़ने को मिली। इस किताब में प्लेटो ने पदार्थ और परमाणुओं पर प्राचीन यूनानी सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन किया था। हाइजेनबर्ग इस किताब से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने पदार्थ और परमाणु की गुत्थियों से पर्दा उठाने के लिए परमाणु भौतिकी का गहन अध्ययन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद धीरे धीरे जर्मनी के लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। हाइजेनबर्ग के पिता ऑगस्ट म्यूनिख विश्वविद्यालय में दोबारा पढ़ाने लगे।
हाइजेनबर्ग ने अपनी अधूरी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद 1920 में प्रोफेसर अर्नोल्ड सोमरफेल्ड की छत्रछाया में भौतिकी के उच्च अध्ययन के लिए म्यूनिख विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। म्यूनिख में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिससे उनका भविष्य तय हो गया। उस शख्स का नाम था वुल्फगैंग पॉली। पॉली ने हाइजेनबर्ग को ये सलाह दी कि उन्हें परमाणु संरचना के क्षेत्र में काम करना चाहिए, क्योंकि परमाणु संरचना से संबंधित मौजूदा सिद्धांतों का कोई प्रायोगिक आधार नहीं है, इसलिए इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। परमाणु भौतिकी में गहरी दिलचस्पी रखने वाले हाइजेनबर्ग के लिए यह एक सही सलाह थी। करियर चुनाव के मामले में पॉली की सलाह और विद्वता से हाइजेनबर्ग बेहद प्रभावित हुए। अब वे पूरे मनोयोग से सोमरफेल्ड के मार्गदर्शन में सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में अध्ययन में जुट गए। सोमरफेल्ड भी हाइजेनबर्ग की प्रतिभा और शोध कार्य के प्रति अद्भुत समर्पण से काफी प्रभावित थे। सोमरफेल्ड व्यक्तिगत रूप से हाइजेनबर्ग से काफी स्नेह करते थे। इसका एक बड़ा उदाहरण तो यही है कि जब एक बार एक ओरल एग्जाम में एग्जामिनर विल्हेम वीन, प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, ने हाइजेनबर्ग को लगभग फेल ही कर दिया था। वीन ने हाइजेनबर्ग से प्रायोगिक तकनीकों से जुड़े कुछ सवाल पूछे थे, जिनके सटीक जवाब न दे पाने की वजह से हाइजेनबर्ग को फेल करार कर दिया। फिर भी अपनी ऊंची हैसियत और वीन से दोस्ताना संबंधों की बदौलत सोमरफेल्ड ने अपने प्रिय विद्यार्थी को पास कराने के लिए वीन को राजी करा लिया। सन 1922 से 1923 के विंटर वेकेशन के दौरान हाइजेनबर्ग ने गोटिंगेन विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञानी मैक्स बॉर्न, जेम्स फ्रैंक और सुविख्यात गणितज्ञ डेविड हिल्बर्ट के साथ शोध कार्य किया। 1923 में उन्होंने सोमरफेल्ड के मार्गदर्शन में भौतिकी में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। उस समय उनकी उम्र महज 23 साल थी। डॉक्टरेट करने के बाद हाइजेनबर्ग एक शैक्षणिक यात्रा पर फिनलैंड गए और उसके बाद मैक्स बॉर्न के मार्गदर्शन में शोध कार्य करने हेतु गोटिंगेन वापस लौटे। यहाँ उन्होंने अपने अनुसंधान कार्य पर बॉर्न के साथ मिलकर एक संयुक्त शोधपत्र भी लिखा। जून 1922 में सोमरफेल्ड बोहर फेस्टिवल में भाग लेने के लिए हाइजेनबर्ग को अपने साथ गोटिंगेन ले गए, क्योंकि उन्हें परमाणु संरचना पर नील्स बोहर के सिद्धांतों में हाइजेनबर्ग की रुचि के बारे में पता था। इसी कार्यक्रम में हाइजेनबर्ग पहली बार बोहर से मिले, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस मुलाकात का नतीजा ये हुआ कि हाइजेनबर्ग को कोपेनहेगन में आमंत्रित किया गया। 1923 में हाइजेनबर्ग ने अपने पिता को एक पत्र में लिखा कि मुझे अब और भी अधिक एहसास हुआ है कि बोहर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो दार्शनिक अर्थों में भौतिकी के बारे में कुछ समझते हैं।